नमस्कार मित्रों, मैं सुनील जायसवाल, एडिटर इन चीफ खबरों के साथ आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आइए मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक साथ चुनाव यानी एक देश एक चुनाव, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का एक ड्रीम है कि देश में एक बार फिर से एक साथ चुनाव कराने का। एक देश एक चुनाव, और मोदी जी की रथ इस मुहिम में आगे बढ़ चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी रिपोर्ट वर्तमान राष्ट्रपति को सौंप दिया है, और मित्रों, इसकी घोषणा के साथ ही कि 2029 में देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। सबसे पहले इसी की तैयारी है। अभी पंचायत चुनाव को संभवतः इसे दूर रखा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष की ओर से तमाम तरह की विरोध कि भारत में एक साथ एक चुनाव करने का मतलब संघीय ढांचे पर आघात करना होगा। मित्रों, बहुत सारी बातें आ रही हैं पक्ष में भी विपक्ष में भी, और मित्रों बताते चलो कि देश में ये जो कंसेप्ट आप सभी को लग रहा होगा कि मोदी जी का है, परंतु देश के शुरुआती दौर में 1952 से लेकर के 1967 तक देश में एक साथ ही चुनाव लोकसभा और विधानसभाओं के होते रहे हैं। तो आइए मित्रों, चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करने से पहले आज हमारे साथ आमंत्रित विशिष्ट अतिथि है, उन सबका परिचय करा रहा हूं। मित्रों, हमारे ठीक दाहिने ओर सबसे ऊपरी क्रम में के शर्मा जी, अग्रदूत के संपादक, बहुत ही पुराना अखबार, देश की स्वतंत्रता आजादी की संघर्ष में इस अखबार का बहुत बड़ा योगदान है। के शर्मा जी अभी तमाम तरह के जो यहाँ के चैनल्स हैं उसमें लगातार सक्रिय हैं। और मित्रों, हमारे साथ हैं ठीक मध्य में ओम प्रकाश अस्क जी, प्रभात खबर के पूर्व संपादक। बहुत लंबा कार्यकाल इन्होंने प्रभात खबर को दिया है, और मित्रों ये वर्तमान में पटना और रांची एक साथ संभाल रहे हैं। कभी पटना कभी रांची, कब कहा पता नहीं चलता है। तो आज अभी वर्तमान में वो पटना से ही मान के चले कि पटना से ओम प्रकाश अस्क जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मित्रों, हमारे साथ हैं राजशेखर चौबे जी, छत्तीसगढ़ के बहुत ही अच्छे स्तंभकार, व्यंग्यकार, लघु कथाकार, बहुत सारे कार हैं राजशेखर जी के साथ। और राजशेखर जी का अपना एक अलग नजरिया है। मित्रों, जैसा कि आप वो पक्ष और विपक्ष की जो बातें मैं बता रहा था, राजशेखर चौबे जी एक देश एक चुनाव यानी एक साथ चुनाव का समर्थन नहीं करते हैं। आइए शुरुआत उन्हीं से करते हैं, चौबे जी से। चौबे जी, देश में एक साथ चुनाव लोकसभा राज्यसभा से कहां आपको दिक्कत है? आप इसके विपक्ष में क्यों है, जानना चाहेंगे। जी, स्वागत आपका। कुमार जगदलवी जी, आपका हार्दिक आभार कि आपने मुझे अपने कार्यक्रम में शामिल करने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। एक सेकंड, थोड़ी गलती हो गई। हमारे साथ प्रदीप साहू जी भी हैं, छत्तीसगढ़ रायपुर से। वो भी बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार, और विशेष करके फोटो जर्नलिज्म में उन्होंने बहुत बड़ा नाम किया है। वर्तमान में अपलक टाइम्स निकाल रहे हैं। साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी चौबे जी, शुरुआत किया जाए। जी नमस्कार। सभी कुमार जगदलवी जी और सभी पैनलिस्ट, साथी पैनलिस्ट का अभिवादन, साथ ही जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं उन सबका भी अभिवादन। और एक देश एक चुनाव पर आपने बहुत अच्छी परिचर्चा रखी है, और इस पर बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है ये। और आपने अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच में भी काफ़ी कुछ बातें साफ की है कि मतलब इसका सबसे पहले हम ये समझे कि उद्देश्य इसका क्या है। उद्देश्य ये बताया गया है कि इससे चुनाव खर्च में कमी होगी, लेकिन जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 2014 के लोकसभा चुनाव में
4,000 करोड़ से भी कम खर्चा आया है, सरकारी खर्च जो है। तो ये कोई बहुत बड़ा 2014 में 30,000 करोड़ का खर्च है नहीं वो लोकसभा चुनाव में। ठीक है, चलिए 30,000 भी मान लो। हालांकि मैं लिखा हूं तो मैं कहीं देख के उसको लिखा था मैंने। 30,000 करोड़ का कुल खर्च, 30,000 करोड़ भी होगा तो हम 1.5 लाख करोड़ का हर महीने जीएसटी वसूल करते हैं, तो वैसे देश में 30,000 करोड़ खर्च को कोई मायने नहीं रखता है। ये कोई, क्योंकि लोकतंत्र, चुनाव जो है लोकतंत्र का पर्व है और बिना चुनाव के लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती जी। और जो मतलब मुझे लगता है कि जो 2 सिस्टम होता है प्राय अधिकांश देशों में, या तो राष्ट्रपति प्रणाली है या संसदीय प्रणाली है। राष्ट्रपति प्रणाली में चुनाव जैसे अमेरिका में है, वहाँ 4 साल बाद फिक्स है, आप राष्ट्रपति को बिना महाभियोग के नहीं हटा सकते और अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगा। चौबे जी हम उधर नहीं जाए, हम चुनाव पे रहे कि नहीं, चुनाव ये चर्चा चुनाव क्यों नहीं चाहते हैं जी। वही उसी पे आ रहा हूं मैं, आप पहले सुन लीजिए उसके बाद बोलिए। तो राष्ट्रपति प्रणाली में ये संभव है कि आप चुनाव एक निश्चित समय के बाद करवाएं, क्योंकि वहां का जो मंत्रिपरिषद है वो उनके विधायकों या जो भी रहते हैं उनके प्रतिनिधि उनके प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। लेकिन संसदीय प्रणाली में जो विधायक या सांसद है उसके प्रति सरकार की जवाबदेही होती है। जिस दिन विधायकों का समर्थन खत्म हो गया उस दिन मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, या सांसदों का समर्थन खत्म हो गया तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। उस हालत में आपको चुनाव करवाना ही पड़ेगा। आप कल्पना कीजिए कि किसी विधानसभा में चुनाव हुआ और 6 महीने बाद वहां किसी की सरकार नहीं बन पा रही है, जो कि 10 बार ऐसा हो चुका है कि नहीं बन पाया। उस हालत में आप क्या करेंगे? क्या आप 4.5 साल के लिए वहां राष्ट्रपति शासन लगाएंगे? तो ये तो लोकतंत्र का अपमान होगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये भावना अच्छी है लेकिन इसको लागू कर पाना संभव नहीं है और मेरा सोचना है कि सरकार इसे शायद ही लागू कर पाए और ये रहेगा कि वो विपक्ष के ऊपर ये आरोप लगाएंगे आगे चल के कि विपक्ष ने हमारा साथ नहीं दिया और हम नहीं कर पाए। और वैसे भी इसको संशोधन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए राज्यसभा और लोकसभा में, और 30 में से आधे 15 विधानसभा का भी बहुमत चाहिए, तभी ये संशोधन लागू हो सकता है, जो कि संभव नहीं दिखता है। और जो एक मिनट और सुन लीजिए, और जो सरकार 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करवा पा रही है वो 30 राज्यों के चुनाव और लोकसभा का चुनाव एक साथ करवा ले, ऐसा मुझे नहीं लगता। जी चौबे जी, आपकी बातें आ गई और आपका बात में ये लगा कि सबसे ज्यादा परेशानी आपको ये है कि बीच में अगर विधानसभा अगर भंग कर दिया जा रहा है या लोकसभा भंग हो जा रहा है, उस स्थिति में क्या होगा? नहीं, मेरी परेशानी नहीं है, ये हम सबकी परेशानी है, क्योंकि वो संभव ही नहीं है। मतलब आप कैसे करेंगे? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जी। और आपने चुनाव खर्च की भी बात कही कि चुनाव खर्च में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चुनाव खर्च 30,000 करोड़ कोई मायने नहीं रखता है। जहां हम 1.5 लाख करोड़ एक महीने में जीएसटी वसूल रहे हैं तो 30,000 करोड़ भी होगा तो कोई बड़ी बात नहीं। अब मैं आपकी बात को मैं सीधे अस्क जी के पास लेकर चला। अस्क जी अपना माइक ऑन कर लीजिए, माइक आपका म्यूट है अस्क जी। हाँ, अब मैं आपकी बातों को मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ, संबंधित कर रहा हूँ। तो अस्क जी, आपने चौबे जी को सुना कि चौबे जी की कुछ जहां कुछ अंगुलियां रखी है, वो बात सोचने को तो बाध्य करता है कि लोकसभा और विधानसभा मध्य विधि चुनाव ये स्थिति हो जाए तो फिर हम कैसे संभालेंगे एक देश एक चुनाव। जी अस्क जी, आप अपनी बात रखें। जी अस्क जी। देखिए, एक तो चौबे जी की बात में अपना जो तर्क है उस तर्क से आप खारिज भी नहीं कर सकते उसको। सच ये है कि जो परंपरा रही इस देश में, संसदीय परंपरा और चुनाव की जो परंपरा रही, तो 1967 तक जो चुनाव होते रहे, 1957 में हुआ। 1957 में 2 तरह के भय हो सकते हैं विपक्ष को, विपक्ष भी इस पर ऐतराज कर रहा है, उसको लोकतंत्र खतरे में लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब 1967 तक साथ चुनाव होते रहे और केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार रही, कांग्रेस के लोग ही पीएम बनते रहे। इंदिरा गांधी 71 में पीएम बने।
ऐसी स्थिति में यह शंका पैदा करना कि अगर एक साथ चुनाव होगा तो जनतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, जीएसटी का कलेक्शन जैसा चौबे जी कह रहे हैं तो हम खर्च क्यों नहीं करेंगे। एक आम आदमी के रूप में चौबे जी या हम लोग जितने लोग बैठे हुए हैं चुनाव की परेशानी महसूस करते हैं, अच्छी तरह महसूस करते हैं। चुनाव के दौरान क्या होता है कि 1.5-2 महीने तक तो आपका सारा सिस्टम पैरालाइज हो जाता है, स्टेट से लेके सेंट्रल तक कोई भी काम नहीं होता है। आम आदमी को गाड़ियों से लेके और तमाम तरह की जो परेशानियां होती हैं वो अलग होती हैं। समय, श्रम और अर्थ, मैं मानता हूं कि तीनों का अपव्यय है। 2 बार चुनाव कराना तीनों का अपव्यय है। जब 71 तक ये परंपरा चली है, सब कुछ ठीक रहा। अब वो कहेंगे कि बीच में, जैसे एक सवाल उन्होंने उठाया कि अगर कहीं सरकार बीच में चली गई, गठबंधन टूट गया, आमतौर पर गठबंधन का दौर है इसलिए गठबंधन की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन 1967 में, 1957 में केरल में अकेले गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, सीपीएम की, लेफ्ट की। और 1967 में तो 7 स्टेट में, उसमें बिहार भी था, 7 केरल और बिहार भी थे, और 7 स्टेट में गैर कांग्रेसी सरकारें थी। तो इससे 2 चीजें साबित होती हैं कि पहले भी चुनाव होते रहे, संयुक्त मोर्चा की सरकारें उस समय या संविध सरकारें जो नाम हम लोग रखते थे वो सरकारें बनती रहीं और खर्च भी कम होता था। अब ये कहिए कि उस समय हमारे पास जीएसटी की आमदनी नहीं थी तो हम लुटा नहीं पाते थे, लेकिन सच्चाई यह है कि दोहरा खर्च सुरक्षा के नाम पर, चुनाव के बैलेट के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर, और तमाम परेशानियां जो होती है जिसमें सारा काम रुक जाता है, पैरालाइज हो जाता है, उस नुकसान से बचने का ये बेहतर तरीका मेरी समझ से है कि एक साथ चुनाव हो। अब तब हो कि जब 71 तक हुआ है तो बाकी का समय ही बचा है, बाकी के समय में जैसी अनुभूति रही तो फिर परिवर्तन होगा। संविधान में संशोधन होते रहते हैं, कोई नई बात थोड़े है। इंदिरा गांधी ने ही संशोधन किया था, इमरजेंसी के दौरान कई संशोधन हुए थे, चुनाव का टेन्योर उन्होंने बढ़ा दिया था। तो ये सब चीजें, समस्या आएगी जब काम शुरू होता है तो समस्याएं आती हैं और उसका निदान भी हो जाता है। तो चौबे जी को बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है, जब मैं समझता हूँ। जी, तो चौबे जी को बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। चौबे जी, अस्कर जी ने बातें जो आप तक पहुंचाई, आपको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है ना। तो आपसे भी मैं प्रतिक्रिया लूंगा, उससे पहले मैं जरा शर्मा जी को शामिल कर ले रहा हूं। एक पक्ष और विपक्ष में शर्मा जी दोनों बातें आ गई हैं। और बताते चलो मित्रों, 1967 और 71 के बाद से देश में जो एक साथ चुनाव कराने की जो परंपरा थी, उसके टूटने के पीछे अगर कहीं कोई जिम्मेवार है तो तत्कालीन इंदिरा गांधी की जो सरकार रही, वो लगातार कई सारे राज्य सरकारों को भंग करती रही। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है देश में, अगर किसी को बार बार राज्य सरकारों को भंग करने का, जिसके कारण चुनाव तमाम डिले होते चल गए और विधानसभा और लोकसभा चुनाव में काफी दूरियां बढ़ गई। तो शर्मा जी, आपने अस्कर जी को और चौबे जी को सुना, अब जरा आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप क्या चाहते हैं, अवगत कराएं। देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव की जो बात है, उसमें जो अभी जो चुनाव प्रक्रिया जो चल रही है उसमें बहुत सारी कमियों की जो बात आती है। जिस तरह से अभी चुनाव में आप देखेंगे काले धन का जो उपयोग जिस तरह से बढ़ते जा रहा है, विधानसभा में अलग से खर्चा, लोकसभा में अलग से, जो चुनावी खर्चा आप लोग जो बता रहे हैं 30,000 करोड़, उससे कहीं ज्यादा एक मतलब कई लोकसभा क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां 30 करोड़ 30 करोड़ एक ही चुनाव में खर्चा हो जाता है। ऐसे भी लोकसभा चुनाव होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि काला धन का उपयोग। शर्मा जी, आपको संशोधन कर दूं, 2024 का जो खर्च है 1 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्च बताया गया है। 2024 का 30,000 करोड़, 2014 में, 2019 में 60,000 करोड़ और 2024 में 1 करोड़ 20 लाख। और विधानसभा में आपको 40 से 75 लाख रुपए का, करोड़ रुपए का उनको दिया जाता है। ठीक है, शुरुआत कीजिए।
बोलिए। ये जो खर्च जो है ये अधिकृत खर्च है, जो तकनीकी पे खर्च हो रहा है, ईवीएम पर हो रहा है, कर्मचारियों पर खर्च हो रहा है, परिवहन पर खर्च हो रहा है, इस प्रकार से चुनावी खर्च है। लेकिन वास्तव में एक प्रत्याशी जब चुनाव लड़ता है तो कितने काले धन का उपयोग करता है, एक चीज है। दूसरी चीज आप देखेंगे, जो मुद्दे होते हैं निश्चित रूप से अलग अलग होते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के बारे में बात करूंगा कि छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने मुद्दों को समझा है। इसका उदाहरण है 2018 में जब जन घोषणा पत्र कांग्रेस के आते हैं तो मोदी लहर के बावजूद यहाँ पे 71 सीटें कांग्रेस को आती है, क्योंकि मुद्दे उनके जन घोषणा पत्र में आते हैं कि हम शराबबंदी करेंगे या छत्तीसगढ़ में किसानों को हम पर्याप्त राशि देंगे, 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर उन्होंने निर्धारित की थी। तो ये सब स्थानीय मुद्दों का असर होता है। दूसरी चीज, जब लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो अभी मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने की बात आ रही है कि राष्ट्रीय नेतृत्व जिसका मजबूत होगा वो पूरे राष्ट्र में क्या विधानसभा और लोकसभा में जीत सकता है। इसका भी एक प्रयोग छत्तीसगढ़ में ही हुआ कहा जा सकता है कि यहाँ पे मोदी की गारंटी के दम पर यहाँ चुनाव लड़ी भाजपा, और यहाँ पे एक बड़ी बहुमत के साथ मोदी की गारंटी पर गारंटी की बात कही है, एक विश्वसनीयता की बात के आधार पे चुनाव जीतने में भाजपा यहाँ पे सफल हुई है। और जो डायरेक्ट बेनिफिट योजनाएं जो आ रही है लगातार, ये भी एक है कि इस प्रकार से जब बातें आएंगी तो क्या लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे, तो इस प्रकार डायरेक्ट बेनिफिट की बातें विधानसभा और लोकसभा में कोई राजनीतिक दल एक बात करता है तो वो कितना प्रभावी होगा। आज 1000 देने की बात, 2000 की बात, आज हरियाणा में 3000 तक पहुंच चुका है, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। तो विकास के लिए राशि की क्या स्थिति बनेगी, ये जो नेशन में यदि आप चुनाव एक साथ करते हैं तो लोकसभा चुनाव आप 7 पाली में किए, पूरे देश में 7 पाली आप यदि चुनाव करते हैं, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, छोटा सा राज्य है, मात्र 2 करोड़ 5 लाख यहाँ की जनसंख्या मतदाता है, और उसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है। तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पूरे सैनिकों को वहां लगाया जाता है, फिर वही जो है वो मैदानी इलाके में आते हैं। पूरे देश में होगा तो फोर्स की इतनी आवश्यकता को लेकर व्यवहारिक दिक्कतों की बात, इस पर एक विचार करने वाली बात है। और जो इसमें अच्छा भी है और बुरा भी है, किस ढंग से अच्छा, किस ढंग से बुरा, ये संघीय ढांचे की जो बात आ रही है इस पर भी ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रीय दलों को लाभ होगा। क्या मोदी का चेहरा इतना बड़ा है कि भाजपा को लगता है कि हम पूरे देश में एक साथ और चुनाव जीत के आए, लेकिन 2029 ठीक है, उसके बाद की स्थिति क्या होगी। तो ये जब व्यवस्था की बात होती है, जो इंदिरा गांधी के समय हुआ, एक व्यवस्था जब परिवर्तन होता है देश में, पहले आपने एक राष्ट्र एक विधान की बात कही लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली, कहीं कहीं ये बात आई, फिर 370 आप हटाते हैं। तो ये एक भाजपा की एक कहना चाहिए कि एक विचारधारा के चलते हुए सब बातें आ रही। आने वाले समय में जिस तरफ हिंदुत्व की बात होती है, राष्ट्रवाद की बात होती है, इधर संघीय ढांचे की बात होती है, सामाजिक जनगणना की बात हो रही है, तो जातिवाद से लेकर तमाम प्रकार के मुद्दे जो चुनावी मुद्दे हैं, तो वो अभी देखिए 62 में से लगभग 30-32 दल यदि समर्थन कर रहे हैं, बाकी विरोध में है, कांग्रेस विरोध में है। कल कांग्रेस की सरकार आई, क्या और इतने सारे विधानसभा में भी ऐसा नहीं है कि भाजपा पूरी तरह से समर्थन प्राप्त कर ले। तो पहले तो व्यवहारिक है, लोकसभा में पारित करना, राज्यसभा में पारित करना और विधानसभा से आधे से की सहमति प्राप्त करना, तो व्यवहारिक दिक्कत है। लेकिन जिस तरह से अभी एक विचार को देश के सामने लाया गया है, इस विचार के बाद चर्चा होगी, चर्चा के बाद क्या डिसीजन होता है, राज्यों की क्या भूमिका होती है, जितने भी अभी डिसीजन आ रहे हैं, एक राजनीतिक जो समरसता थी उसमें भी कहीं ना कहीं कमी नजर आती है, राजनीतिक द्वेष की भावना दिख रही है। तो जो भी विचार आ रहे हैं उसको वापस लेने की बात आ रही है। अभी जैसे वक्फ बोर्ड वाले मामले को कहीं ना कहीं समिति को डाल के फिर टाल दिया गया, तो ये एक विचार है, जनता इस पर क्या विचार कर रही है, किस प्रकार से खर्चे की बात आ रही है, डायरेक्ट बेनिफिट का आता है, काले धन के उपयोग की बात आती है। तो चुनाव खर्च को लेकर के इसके साथ ही साथ कर्मचारियों की इतनी बड़ी संख्या की आवश्यकता होगी, एक साथ चुनाव होगा, तो आप देश भर में विधानसभा लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की स्थिति में कि तमाम विचार ये जो लोकसभा में अभी आने वाला है तो फिर राज्यसभा में, तो ये एक विचार की बात आएगी। तो तमाम नीति निर्धारकों को इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि पूरे देश की जो अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए आने वाले समय मुझे लगता है कि एक विचार को लेकर आगे बढ़ेंगे और इसमें बहुत सारी जो व्यवहारिक दिक्कतें आ रही है उनको दूर करते हुए किस प्रकार से मोदी सरकार इसको लागू करने का प्रयास करेगी। और विपक्ष का जिस तरह से समर्थन अभी तक तो नहीं मिल रहा, तो यदि समर्थन मिलता है तो किस ढंग से लागू होगा, पैसे की एक साथ व्यवस्था, निश्चित रूप से विकास कार्य प्रभावित होते हैं। आज मोदी जी जो लोकसभा चुनाव के बाद देखिए हर एक विधानसभा में उनको जाना पड़ रहा है, तो नेताओं का दौरा देखिए हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में अभी वहां लगे हुए हैं,
तो पूरे देश के जो विकास की सोच, शर्मा जी पांचों जी 5 साल तक जो राजनीति चलती है इस पर भी विराम कहीं होना चाहिए। 4 साल विकास की बात हो। जी शर्मा जी, आप तमाम बातें कही, तमाम आपने अलग विपक्षी और पक्ष और सबकी बातें कही। जिस तरह चौबे जी ने एक स्पष्ट बात कहा कि नहीं होना चाहिए, तो क्यों नहीं होना चाहिए, आपका विचार क्या है? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? व्यवस्था सरकार का काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार और विधानसभा अपने सोच ले, इसमें औचित्य है कि नहीं, संभावना है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं, होना चाहिए, ये थोड़ी स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, पूरी तरह से विचार करेंगे तो देश की परिस्थितियों में जिस तरह से भ्रष्टाचार और तमाम प्रकार की जो बातें मैंने कही, काला धन को लेकर जो उपयोग हो रहा है, तमाम प्रकार, ये होना तो चाहिए, लेकिन व्यवहारिक दिक्कत की जो बात कर रहा हूं उसको यदि दूर करने में सफल होते हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, तो वो देश के लिए एक बेहतर व्यवस्था हो सकती है। जी, हमारे साथ साहू जी को मैं जोड़ना चाहता हूँ। साहू जी कमेंट लेना चाहूंगा। साहू जी, आपके पास बात पहुंच रही है? प्रदीप साहू जी, बातें पहुंच रही है आप तक? आवाज आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है। अभी आपने तीन चौबे जी को सुना, शर्मा जी को सुना, और आपने ओम प्रकाश अस्क जी की भी बातें सुनी। आप तटस्थ रूप में एज ए पब्लिक, एज ए वोटर और एक जागरूक देश के नागरिक किस ढंग से सोच रहे हैं? जी हाँ, नागरिक के रूप में बोल रहा हूँ मैं। क्या लग रहा है होना चाहिए? और नहीं, चुनाव कौन नहीं चाहेगा? जी, मतलब कौन नहीं चाहेगा चुनाव हो, 1 नेशन 1 इलेक्शन, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें मोदी जी की वो नहीं है, ना कोई कांग्रेस या विपक्ष वाली बात नहीं। देश का हर नागरिक चाहेगा कि 1 नेशन 1 चुनाव। लेकिन अभी जी शर्मा जी बोल रहे हैं, व्यवहारिक रूप से ये हो सकता है क्या? चुनाव हो सकता है क्या? जहाँ पे लोकसभा चुनाव होता है उसको भी अपन ठीक से नहीं करवा पाते हैं, 6-7 चरण में होता है, उसमें भी सावधिया निशान लगता है। तो अब विधानसभा भी बोल रहे हैं एक साथ हो, फिर आप म्युनिसिपल पर चाहेंगे, पंचायत का चाहेंगे, जितने चुनाव होते हैं देश में सब एक साथ हो। तो आपके पास वो संसाधन है? साहू जी बताते चलो, थोड़ा संशोधित करते चलो। जहां तक विधानसभा पंचायतों के चुनाव की जहां तक बात है, वो संभावना नहीं कहीं वो राज्य का विषय हो जाता है, वो राज्य चुनाव आयोग देखता है। इसलिए अभी कम से कम 2029 में तो संभावना नहीं है कि हम पंचायत चुनाव आदि को भी नगरीय निकाय के चुनाव के सके, इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है। बाकी लोकसभा और राज्यसभा के लिए सरकार प्रयासरत है। उम्मीद है कि 2029 तक जैसा उनका अभियान है, और राज्यसभा लोकसभा में वर्तमान जो स्थिति है और राज्यों की जो स्थिति है, लग रहा है कि वो पूरा कर लेंगे। अब बात को आगे बढ़ाइए आप। नहीं, राज्यों की स्थिति अलग अलग है जो आप खुद ही बोल रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि परिस्थितियां वैसी नहीं है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जैसे भी चर्चा हो रही है, चर्चा में बात आ गई है, तो आहिस्ते आहिस्ते ये कोशिश करना चाहिए और ये सर्वसम्मति से होना चाहिए। मोदी जी क्या बोल रहे हैं, मोदी जी की इच्छा है, ये वाली बात नहीं है। देश चाहता है, देश के लोग चाहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, एक राष्ट्र। तो लेकिन परिस्थितियां वैसी बनानी पड़ेगी आपको। जी। और जब तक परिस्थितियां वैसी नहीं बनेगी तो आप सीधे सीधे आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है, एक आपने जीएसटी भी लागू कर दिया, नोटबंदी कर दिया। अगर प्लानिंग बगैर प्लानिंग के कर देंगे धड़ाक से तो परेशानी होना ही है। इसलिए बहुत सोच विचार के, पूरी तैयारी के साथ आपके पास पूरी व्यवस्था हो, तब इसको किया जाना चाहिए। लेकिन ये अच्छा विचार है। जी मैंने स्वागत योग्य विचार है। जी चौबे जी अब आपकी बारी है। तब तक मैं शर्मा जी को मैं फिर से आमंत्रित कर रहा हूँ। चौबे जी, हाँ चौबे जी आ गए। चौबे जी इससे छोड़ के होना चाहिए, माइक ऑन कर लीजिए चौबे जी। हाँ चौबे जी, आपने बातें सुनी, बहुत ही प्रदीप साहू जी का बहुत ही स्पष्ट कि जो सरकार देश में जो आपने बताया कि अगर हजारों करोड़ रुपए की खर्च दो बार चुनाव से जो स्थितियां बनती हैं, ये तमाम बोझ हम टैक्स पेयरों पर पड़ता है, देश के संसाधनों पर पड़ता है, देश के विकास को बाधित होता है। जो खर्चे विकास में होने चाहिए वो तमाम चुनाव में ही खर्चे हो जाते हैं, और पूरे वर्ष भर देश भर में चुनाव, आदमी चुनाव से मुक्त ही नहीं पाता। सालों भर मोदी जी
चुनाव प्रचार में राज्य सरकार, राज्य के तमाम मंत्री अपने राज्य के कामों को छोड़कर चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां तक लग रहा है चौबे जी कि देश में एक चुनाव की व्यवस्था होनी चाहिए, बाकी जो बातें हैं आगे देखेंगे। इंदिरा गांधी ने लगातार जब तोड़ फोड़ किया, बार बार भंग किया, उससे व्यवस्थाएं विचलित हो गई हैं, तो क्यों नहीं आजमाया जाए चौबे जी? जी क्या है, मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा मुद्दे से भटक रहे हैं, क्योंकि बात जो है जैसा कि शर्मा जी ने भी कहा कि ये व्यावहारिक है कि नहीं। और उसके अलावा जब मैं बार बार यह कह रहा हूँ, आस्क जी बहुत सीनियर एडिटर रहे हैं और उन्होंने काफ़ी बातें कही जो सारगर्भित थी, और प्रदीप साहू जी ने भी कहा कि हर कोई चाहेगा चुनाव, एक चुनाव हो, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन जो राजनीति शास्त्र का जिसने भी राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया है, तो मैं जो उसमें जो बेसिक चीज है उसकी बात कर रहा हूँ, संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली। हाँ जी, चौबे जी बोलिए। संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली दो तरह की प्रणाली हम जानते हैं, और भी प्रणालियां हैं। तो इसमें जो है, इसकी जवाबदेही जो है मुख्यमंत्री की अपने विधायकों के साथ जनता के प्रति होती है, और जिस दिन विधायकों का समर्थन खत्म हो गया उसको इस्तीफा देना पड़ता है, उसको पद छोड़ना पड़ता है। उस स्थिति में आप क्या करेंगे जब तक इसका जवाब नहीं आएगा? और थोड़ी देर के लिए आप कल्पना कीजिए कि 2029 में चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद 6 महीने में मान लो लोकसभा भंग करनी पड़ती है, क्योंकि अब हमने ये देखा है, 96 में भी देखा है, 98 में भी देखा है, 99 में भी देखा है, 80 में भी देखा है, मध्यावधि चुनाव हुए हैं लोकसभा की, और इस बात की गारंटी कोई भी नहीं दे सकता कि अगली बार मध्यावधि चुनाव नहीं होंगे। आप कल्पना कीजिए कि लोकसभा चुनाव होते हैं और 1 साल बाद मध्यावधि चुनाव कराना पड़ता है, और उस चुनाव चौबे जी आप संभावनाओं पर ज्यादा नहीं, संभावना नहीं, 5 बार हो चुका है। सुनिए ना जगदलवी जी, आप समझ नहीं रहे हैं बात को। 15 साल में 5 बार हो चुका है। ठीक है सर। 75 साल में 5 बार हो चुका है। ठीक है सर, संभावना नहीं है। सुनिए चौबे जी, वो परिस्थितियां हैं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सरकार परिस्थिति, ये मतलब इस संभावना से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। सुन तो लीजिए, अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति बन रही है, हाँ जी, है ना, और देश का हजारों करोड़ रुपये बच रहे हैं, नहीं आप उससे परेशानी क्या है? बाकी संभावनाओं को छोड़ दिए, लोग नहीं, संभावना मैं संभावना की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ये चीज बोल रहा हूँ जो पिछले 75 साल में 5 बार हो चुका है, तो वो आगे 75 साल में नहीं होगा ऐसा तो है नहीं जी। 5 बार हो चुका है अभी तक 75 साल में मध्यावधि चुनाव। संभावना पे क्यों है सर? नहीं, संभावना नहीं, ये संभावना नहीं है, ये अवश्यंभावी है, होगा ही, मतलब आज नहीं तो 10 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा, मध्यावधि चुनाव होंगे ही। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, आप बात की जाएगी, आपके जवाब देना चाह रहे हैं। नहीं, सुनिए ना, मेरी बात पहले पूरी हो जाने दीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको लोकसभा चुनाव मध्यावधि चुनाव कराना पड़ता है यदि 1 साल या 2 साल बाद, तो क्या आप 30 विधानसभा को भंग करेंगे? तभी एक चुनाव, एक देश एक चुनाव संभव है। इसका जवाब आप देखिए। इसका जवाब संसद में मिलेगा जी। सुनील जी, इसका उल्लेख, इसका भी उल्लेख जो है ये गोविंद समिति की रिपोर्ट में जो कैबिनेट ने पास किया, उसमें कहीं ना कहीं इसका उल्लेख है कि कहीं भी नो कॉन्फिडेंस की स्थिति आती है या हंग असेंबली की बात आती है, तो ऐसी स्थिति में जो बचा हुआ समय है उतने कार्यकाल के लिए ही चुनाव होगा उस स्टेट में। ये पूरे 5 साल का जो टर्नओवर है वो पूरे देश के विधानसभा और लोकसभा के लिए एक साथ रहेगा, लेकिन बीच में यदि कहीं राष्ट्रपति शासन या ऐसे हंग असेंबली की नो कॉन्फिडेंस की स्थिति बनती है तो वो बचे हुए कार्यकाल के लिए ही होगा, वो उसका 5 साल के लिए नहीं होगा। ये उल्लेख है जी, बिल्कुल सही। मैं बोलूं 1 मिनट? हाँ बोलिए। के शर्मा जी जो बोल रहे हैं वो बात एकदम सही है, मैंने पूरी तरह उसको पढ़ा है, और जो आप बोल रहे हैं वो विधानसभा के लिए है। जैसे मध्य प्रदेश में मान लो बीच में भंग करना पड़ता है तो आगे 2.5 साल के लिए उसका कार्यकाल होगा, वो आप एकदम सही बोल रहे हैं। लेकिन लोकसभा भंग करने की स्थिति में क्या होगा इस बारे में समिति में कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि लोकसभा का भंग होना माने बाकी आपको 30 विधानसभा को भंग करना पड़ेगा यदि, और लोकसभा को आप 2 साल या 2.5 साल राष्ट्रपति शासन लगा के नहीं चला सकते हैं जी। अब मैं झा जी को जोड़ना चाहूंगा। झा जी, आप तक तमाम बातें
संभवतः को जरा सा कैमरे को जरा ठीक कर लीजिए आप अपना झांझी। हाँ हाँ झांझी, आप तक बातें संभवतः हाँ कुछ लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसीलिए बहुत साफ साफ नहीं सुनाई पड़ रही थी। मैंने कुल लेकिन मिला के जितना मैं सुन पाया आप लोगों की बातें, हाँ तो मैं कुछ बातें आपको तक क्लियर कर दे रहा हूँ। मैं सुन पाया जी चौबे जी को जो मुख्य मुद्दा है वो कह रहे हैं कि बीच में अगर भंग हो गया विधानसभा चुनाव तो उसको कार्यकाल कैसे किया जाएगा, उसको कैसे फिर मेंटेन किया जाएगा। उसमें फिर बाकी आपने के शर्मा जी की बातें सुनी, वो तमाम पूरी ये में बातें कही, साहू जी की बातें आ चुकी है। तो आपके नजरिए से एक देश एक चुनाव, एक साथ चुनाव में क्या होना चाहिए? क्या ये मोदी सरकार का जो निर्णय है, और संसद तक देश में एक चुनाव होते रहे हैं, तो अब क्यों नहीं? जी झा जी। चौबे जी ने बहुत ही मौलिक सवाल को उठाया है। जी सवाल है कि 15,000 पेज की रिपोर्ट है ये, 15,000 पेज, और जिस दिन ये टेबल हुआ ये पेज, उसी दिन इसको स्वीकृति मिल गई। क्या कोई दावे के साथ कह सकते हैं जिन लोगों ने स्वीकृति दी है किसी ने भी यह 15,000 पेज पढ़ा है? अगर 100 पेज प्रतिदिन पढ़ेंगे हम तो 150 दिन चाहिए पढ़ने के लिए, यानी 5 माह लगेंगे हमको इस रिपोर्ट पढ़ने में, यदि प्रतिदिन 100 पेज पढ़ते गए तो। और बिना पढ़े 1500 पेज की रिपोर्ट को, और हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने भी सब पेज अभी नहीं पढ़ा है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में अभी आया भी नहीं है 15,000 पेज। प्रमुख बात खाली पंच आ रहा है, पंच लाइन कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये पंच लाइन, और उसमें बताया जाता है देश को कि इतना खर्च जो होता है पैसे का उसकी बचत होगी। एक ही अभी तक ये बताया जा रहा है मुख्य पॉइंट कि पैसे की बचत होगी। तो पैसा की बचत ही यदि मुख्य उद्देश्य है तब बहुत से और काम भी किए जा सकते हैं। ये एक व्यक्ति को कई पेंशन है उसको बंद कर दिया जाए। कई पेंशन क्यों? विधायिका का भी पेंशन ले रहे हैं लोग, और सांसद बन गए, संसद का भी पेंशन ले रहे हैं, और ऊपर कोई राज्यसभा बन गए, राज्यसभा का भी पेंशन ले रहे हैं। एक एक व्यक्ति कई पेंशन ले रहा हो, पेंशन बंद कर दीजिए। झाजी पैसे की बचत सुरक्षा पर प्रति माह 100 करोड़ खर्च हो रहे हैं, उसमें अब इनकी सुरक्षा पर भी खर्च होगा। जो 46% दागी अपराधी जीत पर चले गए हैं, उनकी सुरक्षा पर देश का टैक्सपेयर क्यों खर्चा करे? झाजी आवाज पहुंच रही है, पैसा बचा लीजिए। अगर मुख्य लक्ष्य है पैसा बचाना, पैसा बचता है, अगर यही लक्ष्य है तो बहुत रास्ते हो सकते हैं। और जहां तक कई अनसुलझे सवाल हैं उसका उत्तर मिलना अभी बाकी है, क्योंकि 1952 में पहला चुनाव हुआ, उसके हिसाब से 15वीं लोकसभा अभी होनी चाहिए थी देश में, लेकिन अभी जो चुनाव हुआ वह 18वीं लोकसभा हुई है। तो जिन कारण आप झाजी आपकी आवाजें कट कट के आ रही है, एक बार कट करके फिर जोड़िए, एक बार फिर से जोड़िए। मैं तब तक मैं के शर्मा जी को ले रहा हूं। झाजी एक बार फिर से जुड़िए आप। शर्मा जी, आपने अस्क जी को भी सुना और चौबे जी की भी बातें सुनी। थोड़ा सा और जरा क्लियर, कम से कम हमारे जो दर्शक हैं, आम पब्लिक है, जिन तक वो बातें नहीं पहुंच जा रही। कोई कह रहा है कि वीवीपैट, इसके लिए एक साथ एक चुनाव में बहुत सारे वीवीपैट की जरूरत पड़ेंगे, उसमें भी जो खर्च आने वाला है करीब 59,000 करोड़ रुपए का खर्च वीवीपैट में आएगा। सरकार कह रही है कि एक साथ एक चुनाव में देश के लाखों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए बचेंगे, जो विकास में आएगा। विकास देखिए, तमाम प्रकार
नहीं, अभी जो झा जी बोल रहे थे वो गंभीर सवाल है। क्या लोगों ने पढ़ा है क्या 18,626 पेज का जो ये रिपोर्ट बताई जा रही है? ये अलग विषय है, लेकिन हम एक मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं कि जो राष्ट्र के सामने खड़ा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं। इस पर एक आम जनता, एक समाज के एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। इस पर संसद में विचार होगा, वो नीति निर्धारक है, हमसे ज्यादा ज्ञानी लोग बैठे हैं वहां पे, मानते हैं, तब वहां जाके चुन के गए हुए हैं। अब उनको वहां पे तय करना है। बात यहाँ पे आ रही है जो विषय आ रहे हैं उसमें से हम क्या चाहते हैं, हमारे विचार क्या है, अध्ययन के रूप में क्या रिपोर्ट सामने आ रही। तो कई राज्यों में एक साथ चुनाव की जो बात आ रही है उसमें जो खर्च की बात है, खर्च में कटौती के लिए बहुत सारे उपाय हैं कि राजनेता जो जितने बार चुनाव जीतते हैं उनको पेंशन मिलता है। ये तमाम प्रकार की जो बातें हैं कटौती को लेकर के है कि राजनेताओं पर जिनकी उनकी सुरक्षा को लेकर के, उनकी सुविधाओं को लेकर जो भी खर्चे होते हैं उसमें कटौती की बात हो रही है। ये सिर्फ चुनाव केवल कटौती के लिए नहीं, मुझे लगता है कि देश के नीति निर्धारण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी कि आप एक देश में यदि कोई ला रहे हैं, कोई एक नीति निर्धारित कर रहे हैं तो पूरे 5 साल के लिए वो काम होगा, वो जो पूरे देश के लिए एक बात होगी। महत्वपूर्ण बात है ये चुनाव धीरे धीरे करके क्या 2 दलीय में हो जाएगा। जो हमारे यहाँ बहुदलीय चुनाव व्यवस्था है, निर्दलीय भी चुनाव जीत के आता है। तो जब राजनीतिक दल अपने मुद्दे लेकर जाएंगे तो एक लोकसभा और कई सीट पर चुनाव लड़ते हैं राजनीतिक दल, ये भी एक बात आती है। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि देश के नीति निर्धारण के लिए जो खर्चा होता है, खर्चा का मतलब आधारभूत संरचना विकास के लिए जो समय की कमी होते हैं, नेता जो है नीति निर्धारक, मैं पहले कह रहा हूं कि देश के कर्णधार वही है फिलहाल जो राज्यसभा और लोकसभा में बैठे हैं। तो इन लोगों का भी चुनाव का के कारण अधिकांश समय गुजर जाता है। और जो पढ़े लिए करते हैं तो अधिकारियों पर जो बात आ रही, तमाम प्रकार के नीति निर्धारण में भी मुझे लगता है कि ये एक बेहतर विकल्प होगा कि एक बार यदि चुनाव होता है तो 4 साल तक। अभी आप एक उदाहरण, इतने सारे सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा रही है, छत्तीसगढ़ में 60 लाख सदस्य बनाएंगे। अब चुनाव प्रक्रिया 5 साल तक कोई बिजनेस कर रहा है, कोई अपना काम धंधा छोड़ के राजनीति में लगा हुआ है, कम से कम चुनाव प्रक्रिया के बाद शिक्षक है, शिक्षा के काम में लगे रहेगा, 4 साल तक कम से कम वो रहेगा। हर समय जो चुनाव के स्थिति देश में कहा जा रहा है कि 365 दिन में 300 दिन कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा है। तो ये स्थिति को किस ढंग से रोका जा सकता है, क्या उसको कमी की जा सकती है पूर्वोत्तर में अलग, या कहीं किसी न किसी रूप में इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि जो लोकतंत्र में सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, वहां पे हम हर समय क्या चुनाव के माध्यम से विकास के जो मूल अवधारणा है उसके अनुरूप हम विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि इस पर किस ढंग से हम कदम आगे बढ़ाएं। ये तमाम प्रकार की व्यवहारिक दिक्कतों की बात तो हर कोई कह रहे हैं, ईवीएम की समस्या है, कर्मचारियों की समस्या है, या खर्च को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, छोटे संघीय व्यवस्था में राजनीतिक दल, छोटे दलों की भूमिका है। मोदी के नाम पर विधानसभा लोकसभा भाजपा जी जाएगी, फिर बाकी दल का क्या होगा, वो अपने राज्यों में क्या विधानसभा लड़ेंगे, इनके समझौता किस तरह, ये तमाम प्रकार के भविष्य की बातें हैं। लेकिन महत्वपूर्ण है कि देश के जो विकास की दृष्टि से भी देखें खर्च के साथ साथ, तो ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। व्यवहारिक दिक्कतें हैं उनको किस रूप में दूर करेंगे, ये नीति निर्धारकों को तय करने चाहिए। जी, अब जरा सा मैं साहू जी को फिर से जोड़ रहा हूँ। साहू जी, बहुत सारी बातें आप तक पहुंची, बहुत सारी बातें, कुछ बातें आपके समर्थन में, यानी पब्लिक के समर्थन में आ रही है। क्या लग रहा है साहू जी, अब तक की बातों से आपको क्या लग रहा है कि देश एक चुनाव की तरफ बढ़ रहा है क्या साहू जी? आप क्या कितनी संतुष्टि है? जी, निश्चित रूप से सबने अपने अपने विचार रखे हैं और ये तो जरूरी भी है और आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ना चाहिए। जी, वन नेशन वन चुनाव तो होना चाहिए, लेकिन अभी तत्काल ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है, 2, 4, 5 साल में ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता है। बहुत सारी दिक्कतें दिख रही है, तो विचार करते रहना चाहिए और जो चर्चाएं भी होते रहना चाहिए, है ना। अभी देश इतना बड़ा है तो अपना बोलिए साहू जी। जी साहू जी, अब मैं झा जी पुनः जी कुछ बोलना चाह रहे साहू जी, बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ अपना जो देश है जी बोलिए। कुछ बोल रहे हैं? जी बोलिए, कुछ बोल रहे हैं आप। मैं यही बोल रहा था, भारत में अभी वो स्थिति बनी नहीं है ना। राजनीतिक पार्टियों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो खींचतान चल रहा है। भाजपा अपना
स्वार्थ देख रही, तो कांग्रेस अपना, दूसरी पार्टियां देख रही है, लेकिन पब्लिक के लिए तो एक चुनाव हो, एक राष्ट्र एक चुनाव, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये तत्काल अभी संभव नहीं है, कई साल लगेंगे। तो अभी 2029 तक समय। अब मैं झांझी वाले लग रहा बार बार डिस्टर्ब हो रहा है ना। अब झांझी को मैं अस्के जी का भी डिस्टर्ब हुआ, अस्के जी भी निकल गए। जब तक झांझी जुड़ रहे, एक बार फिर से मैं चौबे जी को फिर से मैं ले रहा हूं। चौबे जी, समर्थन तो जैसा लग रहा के शर्मा जी को सुने, प्रदीप साहू जी की सुने, परिस्थितियां तो बन रही है कि देश में आने वाले 2029 तक संभावना व्यक्त की जा रही है। वो तमाम दुश्चिंताएं हैं, वो दुश्चिंताएं लोकतंत्र में हमेशा बनी रहेगी। तो अब बताइए और क्या दिक्कतें हैं एक साथ चुनाव कराए जाने में? चौबे जी, हाँ जी। जहां तक मेरा विचार है कि जो वीवीपैट का है या ईवीएम की समस्या है, वो सब तो हल कर लिया जाएगा, वो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है जी। सबसे बड़ी समस्या है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, 2029 में यदि आप कराते हैं, मैंने अभी कल्पना कीजिए कि 2029 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो जाते हैं, तो उस हालत में आपको केवल 5 विधानसभाओं के, माने उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मिजोरम, और एक राज्य और कोई है। इन 5 राज्य के अलावा सभी राज्यों को आपको समय से पहले उनके विधानसभा को भंग करना पड़ेगा जी। और एक तरह से आप यदि विधानसभा को बिना मतलब जनता की अनुमति के या उसके भंग करते हैं, यह भी लोकतंत्र के विरुद्ध है, तो वो करना पड़ेगा। और मैं फिर से यह बात कर रहा हूँ, यदि बीच में विधानसभा में, तो जैसा कि शर्मा जी ने बताया और मैंने भी पढ़ा है, और परसों बल्कि मेरा नवभारत में लेख भी आया है इसके ऊपर, आप पढ़ सकते हो। उसके ऊपर मैंने विस्तार से इन सब बातों की चर्चा की है, नवभारत में ही आया रायपुर में, तो उसमें सभी चीजों पर मैंने चर्चा की और विस्तार से लिखा है। तो विधानसभा के लिए हमारे पास हल है कि हम उसको 2 साल पहले, 3 साल पहले भंग कर दें और उसका चुनाव करा लें। लेकिन लोकसभा के मध्यावधि चुनावों के साथ बहुत बड़ी दिक्कत है, और जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसके पहले 5 बार ऐसा हो चुका है, 80 में, 89 में, 98 में, 99 में, ये हो चुका है, मतलब 5 बार हो चुका है अभी तक। तो वो आगे भी मतलब निश्चित रूप से होगा, संभावना मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी नहीं होगा, 10 साल बाद नहीं होगा, 15 साल बाद होगा, लेकिन होना ही है, क्योंकि हमेशा मोदी जी, हाँ, वैसे कुल मिला के चौबे जी, कुल मिला के है कि आपको माने की संभावनाओं पर डर जाता है कि अगर मध्यावधि हो गया तो क्या है उससे आप, हाँ, मतलब लोकसभा का मध्यावधि चुनाव के समय बहुत ज्यादा दिक्कत होगी कि आप एक साथ 30 विधानसभा को भंग करना, ये बहुत ही गलत मेरे हिसाब से होगा कि सभी विधानसभाओं को भंग किया जाए और साथ में और लोकसभा को आप 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए। चौबे जी, भारतीय संविधान में तमाम तरह की व्यवस्थाओं के लिए बहुत ही लचीला संविधान है, तमाम के उसमें निकाले जा सकते हैं रास्ते। उसके लिए 3, अभी जो 2029 का एक साथ एक चुनाव, उसमें 3 संशोधन आने हैं, और वो संशोधन इसीलिए किए जाते हैं, है ना। 2-3 संशोधन में ये तमाम बातें स्पष्ट हो जाएगी कि मध्यावधि की कहीं राज्यों में होती है, उस स्थिति में क्या होगा, या और जो संभावनाएं आप व्यक्त कर रहे हैं वो स्थिति हो गई तो क्या होगा। तो ये क्या होगा ये तो चलता रहेगा लोकसभा जब तक है, परंतु मेरे हिसाब से राष्ट्रपति प्रणाली में एक देश एक चुनाव संभव है, लेकिन संसदीय प्रणाली में करना बहुत ही कठिन कार्य है, और कर ले तो मेरी शुभकामनाएं हैं सरकार के साथ, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। चौबे जी, आप राष्ट्रपति प्रणाली अमेरिका वाले व्यवस्था लाने, यहाँ तो एक साथ एक चुनाव में लोग परेशान है, अगर वो नहीं, वो उसी हालत में यहाँ संभव है, नहीं तो नहीं है। संसदीय प्रणाली में एक देश एक चुनाव का मतलब जो एक सिगुफा ही रहेगा। सर, शुरुआत में तो हुआ ही है ना सर, ये कोई हुआ है, नया प्रयोग थोड़ी है। तब नहीं, नया बिल्कुल नहीं है, लेकिन आगे तो जब मैं वही बोल रहा हूँ ना, जब भंग करना पड़े तो आप अलग अलग कराना ही पड़ेगा। उसके लिए संविधान में संशोधन किए जा रहे हैं। अब अंतिम वक्तव्य लेते हुए मैं के शर्मा जी को, विजय झा बहुत सारी तकनीकी लग रहा है दिक्कत है, शर्मा जी अब अंत की ओर बढ़ेंगे, कंक्लूजन दीजिए कुल मिला के तमाम बातें के बाद। उसके बाद मैं चौबे जी से कंक्लूजन लूंगा, फिर साहू जी का लूंगा। कंक्लूजन दीजिए कि क्या स्थितियां बन रही है 2029 तक, क्या मान के चले कि ये तमाम
जितने तरह के व्यवधान बताए जा रहे हैं, जैसा कि चौबे जी ने कहा, और भी विपक्षी पार्टियां देखिए सुनील जी, प्रारंभिक दौर में है, इस पर एक विचार विमर्श का चल रहा है, देश में विचार हो रहा है और तमाम प्रकार की बातें जो चौबे जी भी बोल रहे हैं कि ऐसी मान लीजिए साल भर बाद सरकार गिर गई तो क्या स्थिति बनेगी, तमाम प्रकार की जो बातें हैं। और जो आपने जो कही कि लचीला है संविधान, तो संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था के माध्यम से उसमें इसमें भी अनेक संशोधन की आवश्यकता है। इसको लागू करने के पहले जो बातें आ रही है सामने, तो वो संशोधनों के माध्यम से ये तमाम प्रकार के जो मैं कहा ना कि व्यवहारिक दिक्कत है, चौबे जी भी इस बात से सहमत है कि व्यवहारिक दिक्कत है और व्यवहारिक दिक्कत आगे हो सकती है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से मुझे लगता है कि सभी इस बात पर सहमत है कि ये लागू होना चाहिए। और इसको किस रूप में लागू होगा, क्या जो जो कमियां बातें अभी सामने आ रही है, चाहे साहू जी कह रहे हैं उसमें या चौबे जी जो कह रहे हैं, ये तमाम कमियों को दूर करते हुए किस बेहतर ढंग से देश के हित के लिए यदि इसको लागू किया जाता है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो देश है, जो विकसित राष्ट्र की और जो बात हो रही है तमाम प्रकार के खर्चों की कटौती को लेकर के, ये जितने भी बातें आ रही है इसकी अच्छाइयों को लेकर के, जनता के जो 5 साल में हर समय जो राजनीति हावी रहती है उससे बच के जो देश को विकास की एक सोच होनी चाहिए, उस दिशा में आगे ले जाने के लिए एक बेहतर विकल्प नजर आ रहा है फिलहाल। जी लग रहा झा जी, देखिए जुड़ जाए अंतिम मंत्री तक, चौबे जी के कंक्लूजन लेना। चौबे जी चंद पंक्तियां आप भी कह दीजिए। जी चौबे जी, इसमें मेरा सोचना यह है कि एक साल में जो भी चुनाव होने वाले हैं उनको एक साथ क्लब किया जा सकता है जी। और बाकी जैसा कि एक देश एक चुनाव पूरा लोकसभा और विधानसभा का, वो मुझे व्यावहारिक रूप से मतलब संभव नहीं लगता। और आज एक बात मेरी यहाँ सभी लोग नोट कर ले कि 2029 का चुनाव एक देश एक चुनाव नहीं होने जा रहा है। ये बात भाजपा को भी मालूम है, सभी को मालूम है। आपको कैसे अनुमान लग गया? मैं मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। नहीं भविष्यवाणी में कर आधार तो होगा। नहीं, आधार नहीं, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ ना, ज्योतिष समझिए जो भी समझिए। मैं भविष्यवाणी कर, अगला मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के चौबे जी होंगे तो उसके पीछे कुछ तो बताऊंगा कि चौबे जी। नहीं, मैं बता रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि अभी ये है, इसका कारण मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये 2/3 बहुमत लोकसभा और राज्यसभा में और 15 विधानसभा में बहुमत नहीं मिलेगा तो ये संशोधन नहीं होगा। और ये अभी 4 साल तक हम इसी बात में बहस करेंगे और उसके बाद ये बताया जाएगा सत्ता पक्ष द्वारा कि विपक्ष ने हमारा साथ नहीं दिया और हम हम खर्च को बचा नहीं सके। ये पूरा आरोप विपक्ष के ऊपर मढ़ दिया जाएगा। चौबे जी आप ठाकुर जी की तरह, आप भी भविष्यवाणी आप मित्र की तरह करने लगे। नहीं तो मैं अभी बोल रहा हूँ, इसके लिए हम 2029 में आप जरूर बुलाइए। जी बोलिए सुनील जी। चौबे जी व्यवहारिक बात कर रहे हैं, इसमें आप देखिए निश्चित रूप से 245 में से अभी 112 ही है राज्यसभा में, अब इनको चाहिए 164, तो ये कैसे हो पाएगा ये भी है। उसी तरह से 400 सीट की मांग कर रहे थे देश से मोदी जी, लेकिन वो हुआ नहीं है, तो इनको भी पूर्ण बहुमत के लिए आपको चाहिए 382 लोकसभा में। शर्मा जी लोकसभा में, राज्यसभा में अभी आपके सत्ता पक्ष का 137 सांसद हो चुके, 137 राज्यसभा में, 164 चाहिए 245 में। ये जो कमियां है उसको पूरी करने की बात है ना, वर्तमान स्थिति में तो नहीं है, वो अलग होगा कि किस प्रकार से परिस्थितियां निर्मित होगी, वो भविष्य की बात है। 292 चाहिए, 92 है अभी इनके पास, एनडीए के पास 382 के लगभग इनको चाहिए, तो ये व्यवहारिक दिक्कतें तो हैं। जी चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। क्या है कि बहुत सारी तकनीकी दिक्कतें रही, बहुत तमाम बातें खुल करके आ गई। चौबे जी और ये झा जी, 1 मिनट और थोड़ी सी झा जी का इंतजार कर ले रहा हूँ। झा जी अगर जुड़ गए तो उनकी बातें आ जाएंगी, लेकिन अब तक का लोबो अब यही रहा। जो हमारे खबरों की इज्जत के दर्शक हैं कि कुल मिला के स्थितियां बनती हुई दिख रही। अलग है कि संभावनाओं की बात की जा रही, जैसे चौबे जी की बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे दिक्कतों की बात कर रहे हैं कि राज्यसभा लोकसभा और 50% राज्यों का समर्थन। तो खैर ये तो सरकार की बातें हैं, सरकार जाने कैसे करेगी, हमें तो देखना है। हमें तो चाहिए, हम तो आम
जन है, आम जनता है। अंतिम बात आने से पहले झा जी जुड़ गए हैं, झा जी को मैं फिर से लेके आ रहा हूं। झा जी, बातें आप तक तमाम पहुंच चुकी हैं। आप क्या 1000 पन्नों के पीछे 15,000 पन्ने की तरफ हम आम पब्लिक क्यों जाए? हमें ये देखने की जरूरत है, आम जब चर्चा करें वो जिनको पढ़ना होगा पढ़ेंगे। हमारे पास वो राज्य सरकार, लोकसभा अगर स्थितियां बना के एक साथ एक चुनाव करा देती है, अगर हो जा रहा है संभव, तो इसमें परेशानी क्या बात है झा जी? ये थोड़ी सी आप नहीं, हमें 15,000 की ओर जाना होगा, क्योंकि पन्ने पढ़ने को छोड़ दीजिए। हाँ, सुनील जी, आप बताइए परेशानी क्या है? 15,000 पन्नों को भी हम 15,000 पन्नों को भी हम 15,000 पन्नों को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी तथ्य होंगे और स्थितियों में जिन कारणों से मध्यावधि। झा जी, उसके लिए हमने लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में प्रतिनिधि अपने भेज चुके हैं, पन्नों पे चर्चा कर लेंगे। आप ये बताइए कि संभावनाएं कितनी देश के लिए हक में है या देश के हक लोकतंत्र के अगेंस्ट में है? एक साथ एक चुनाव, बस इस पर कहिए, पन्नों पे छोड़ दीजिए। पन्ने के लिए हमने अपने प्रतिनिधि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में भेज चुके हैं। जहां तक खर्च का सवाल है, जो सबसे नहीं, प्रतिनिधि तो हमेशा रहते हुए भी मध्यावधि चुनाव हुआ है देश में जब भी मध्यावधि चुनाव हुआ तो प्रतिनिधि तो थे, प्रतिनिधि रहते हुए मध्यावधि चुनाव हुआ है। और मध्यावधि चुनाव जिन कारणों से भी हुआ, क्या वो कारण फिर भविष्य में कभी नहीं उपस्थित होंगे? आपका पिक्चर नहीं आ रहा है झा जी, संभावना बने। झा जी पिक्चर नहीं आ रहा आपका। मित्रों, ये टेक्निकल बातें हैं, बार बार जुड़ने को होता है। मित्रों, कुल मिला के बातें अब तक आ चुकी है। संभव नहीं लग रहा है कि झा जी, अब समय हमारे पास उतना बचा हुआ नहीं है कि हम झा जी का और इंतजार कर पाए। बातें तमाम आ चुकी है। अब आप जनता जनार्दन, हमारे दर्शकों के ऊपर है, तमाम अपने अपने विचार रखे। प्रदीप साहू जी भी ने रखा, अस्क जी ने भी बहुत अच्छी बातें। सुनील जी, बोलिए। सबसे बड़ी बात है जो जिन कारणों से चुनाव हुए हैं जी, जिन भी कारणों से देश में मध्यावधि चुनाव हुआ है, जब तो समाधान होना चाहिए। 15,000 का रिपोर्ट है, उसमें जरूर समस्या का समाधान होगा जी। वो समाधान अगर है, जब जिन कारणों से भी मध्यावधि चुनाव, वो यदि समाधान है और वह देश हित में है, संविधान हित में है, लोकतंत्र के हित में है, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि समस्या का समाधान नहीं है, तब तो हम फिर दोराहे पर खड़े हो जाएंगे, इसीलिए अभी 15,000 पेज में क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। दूसरा सबसे बड़ी बात है, यदि सदस्यता चली जाती है सैकड़ों लोगों की, क्योंकि हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि 46% दागी अपराधी हैं, यानी उन पर मुकदमे चल रहे हैं, क्रिमिनल केसों में वो अभियुक्त हैं। और यदि उनको 2 वर्ष से अधिक सजा होती है, उनकी सदस्यता चली जाती है, तब भी क्या चुनाव नहीं होंगे? 46% आज दागी अपराधी है 18वीं लोकसभा में, और इनको अगर 2 वर्ष से अधिक सजा हो। जी झा जी बातें पूरी आपकी कट के आ रही है। फिर अगली बार आपसे चर्चा कर लेंगे हम, समय भी हमारे पास समाप्त हो चुका है। झा जी टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए सदस्यता चली गई। कभी किसी महीने में किसी व्यक्ति की, किसी महीने में किसी व्यक्ति की, तब क्या स्थिति पर का जवाब ढूंढना जाना बाकी है। पब्लिक डोमेन में चर्चा के लिए ये आ गया है। अच्छा, बीच में भी ये विषय आ गया। 2 वर्ष में राज्यसभा का चुनाव होते हैं, और राज्यसभा का चुनाव में कितना खर्चा हो गया है, ये सब हम सब जानते हैं। इसलिए यह झा जी, बस अगली बार झा जी, हमारे पास समय इतना ही है। झा जी, हमारे पास समय इतना ही है। बात तो जरूर है कि जो आचार, अगली बार क्षमा करेंगे, अगली बार आपको हम जोड़ेंगे जाता है। लेकिन जिन परिस्थितियों से मध्यावधि चुनाव होता है, झा जी बरन दीजिए। मित्रों, बातें तमाम आ चुकी है। अलग बात है कि झा जी की कुछ टेक्निकल दिक्कतों के कारण झा जी हमारे साथ अंत तक नहीं रह पाए। बातें आ चुकी है। चौबे जी ने भी अपनी बहुत ही स्पष्टता से रखी, वो अपने स्थान पर रहे। लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में भी है, अगर स्थितियां बन रही हैं देश में, ये तमाम शंकाओं का समाधान हो जाता है कि भंग होने की स्थिति में, तो देश में एक चुनाव, एक देश एक चुनाव, एक साथ चुनाव से संभवतः किन्हीं को इनकार नहीं है। बाकी जो टेक्निकल दिक्कतें हैं,
संवैधानिक जो व्यवस्था है, समर्थन है राज्यों की 50%, लोकसभा में 2/3, राज्यसभा में 2/3 बहुमत का, तो वो सरकार की बातें वो सरकार जाने। मित्रों, बात आप तक पहुंच चुकी है। अगली बार फिर हम किसी सब्जेक्ट पर लेकर के हम उपस्थित होंगे। चौबे जी, आप हमारे साथ जुड़े बहुत एडिटर इन चीफ सुनील जायसवाल जी का आभार कि उन्होंने बहुत ही शानदार संचालन किया जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, कुल मिला के बातें आप तक पहुंच चुकी है, और ये अलग बात है कि कुछ टेक्निकल दिक्कतें रही है, ये टेक्निकल दिक्कतें रहेंगी, ये अलग बात है। जियो एयरटेल की अपनी अपनी समस्या है। खैर, देश की में अभी कोई समस्या नहीं है। अगर 2029 तक संभावना अगर बन रही है, तो हम भी चाहेंगे, हमारा चैनल भी चाहेगा कि देश का लाखों करोड़ रुपया बचे, वो विकास कार्यों में लगे। अब टेक्निकल दिक्कतें हैं, लोकतंत्र की बातें लोकतंत्र जाने, हम ये वोट देने का है, हम सही सरकार चुने, बस यही इसी भावनाओं के साथ आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों।